अध्यपति। देखो विद्यापति का जन्म होता 1380 में और देहांत होता 1460 में। देखो इसका जन्म और देहांत याद करने का सीधा सा ट्रिक्स ये है कि विद्या का पति, किसका पति है? विद्या का पति। अब देखो किसी का पति बनने से पहले शादी होती है, शादी से पहले से प्रेम होता है, तो प्रेम कैसा हुआ? उसके 1380 यानी 1380 1380 बाद 13 तरफ असा हो तो उससे क्या हो गया? प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो उसका पति बन गया, तो 1380 ये हो जाएगा इसका जन्म। अब असे असे कौन? दोनों से, विद्या भी असी उसका पति भी असी, तो एक 80 तो हो गया 1380, इसमें एक 80 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1460। देहांत कब होता? 1460 में। वापिस याद करेंगे कि विद्यापति का जन्म तारीख कैसे याद करें। देखो विद्या का पति माने विद्या का पति है, एक कोई विद्या नाम की लड़की है और उसका एक पति है। दोनों में क्या था? पहले प्रेम हुआ, उसके बाद में शादी हुई। प्रेम कैसे हुआ कि वह उसकी तरफ देखा और हंस गया, यानी 1380 पहले तो उसके से आए और फिर उसके से आए, तो पहला तो क्या है? 1380 यानी 1380 में जन्म हो गया, और फिर वो बच गया तो 80 और जोड़ दो, 1380 + 80 = 1460, और देहांत कब होता? 1460। यानी विद्यापति कितने साल जिए? 80 साल जिए। अब विद्यापति कहाँ का जन्म कहाँ होता? दरभंगा जिले के बिपसी गांव में हुआ था। कैसे याद करेंगे इसको भी? देखो याद करने क्या, मान लो कोई प्रेम में होता, वो पकड़ में आ गया तो उसे क्या कहते हैं? दे इसके भगा के दे, तो दरभंगा। विद्यापति कैसे हो गया? दरभंगा में जन्म। अब उसको पीट दिया तो क्या करा? वो विप्स रहा है, यानी रो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? विपसी गांव में। तो विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ? विपसी गांव में। कहाँ पे? दरभंगा। दरभंगा कहाँ पड़ता? बिहार में। अब अपने पता इसका मृत्यु कब होती है? 1460 में। मृत्यु कब हुई? 1460 में। सदी कौन सी होगी? 15वीं। तो किस सदी के कवि हो गए विद्यापति? 15वीं सदी के कवि हो गए। ठीक है। विद्यापति की उपाधि, इसको कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है? अब देखो मैथिली कोकिल। मैथिली कोकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने मैथिल भाषा में एक बहुत सबसे इसकी प्रसिद्ध रचना पदावली की रचना की थी मैथिली में। यह उपाधि इनको पदावली रचना के आधार पर मिली, यानी जो पदावली रचना है विद्यापति की वो मैथिली भाषा में, और पदावली बहुत ज़्यादा इसकी प्रसिद्ध रचना था। इस पदावली रचना के आधार पर विद्यापति क्या कहेंगे? मैथिल कोकिल, यानी मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। किस रचना के आधार पर? पदावली के आधार पर। और अभिनव जयदेव ये उपाधि इनको राजा शिव सिंह ने दी थी। किसने? जो राजा शिव सिंह था उसने इसको उपाधि दी थी अभिनव जयदेव की। एक विद्यापति का नाम पंचानन, क्या उपाधि है? पंचानन। कवि शेखर की उपाधि मिली हुई। खेलन कवि, लेखन कवि। देखो दो तो ऐसा हो जाएगा, खेलने वाले कवि और लिखने वाला कवि। कवि हो गया शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, पंचानन की उपाधि भी विद्यापति को मिली है। और कवि कंठ, अब देखो मैथिल कोकिल है तो उसका कवि कैसे? उसका कंठ कैसा? बहुत अच्छा है, तो भी कवि कंठार की उपाधि मिल गई है। अब युग संधि के कवि और भय संधि के कवि। युग संधि के कवि कैसे याद करेंगे कि ये दो युगों के बीच में थे। इधर आदिकाल खत्म हो रहा था, उधर भक्ति काल शुरू होता था। आदिकाल और भक्ति काल की समय सीमा पर थे, तो इसे युग संधि कवि। वह संधि दोनों को जोड़ने वाली संधि हो गया, तो या तो वह संधि और युग संधि ऐसे हो जाएगा। कवि कंठार है तो उसको मैथिल कोकिल कहा गया। लिखने वाला कवि हमेशा लिखता रहता है, खेलता रहता है, और कवि शेखर हो गया। पंचानन, अभिनव जयदेव, इसे शिव सिंह ने इसको अभिनव जयदेव उपाधि थी। मैथिल कोकिल पदावली के आधार पर। ये तो होगी इसकी उपाधियाँ। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण रेखा पर स्थित है, मिलन बिंदु पर स्थित, इसलिए इसे युग संधि के कवि कहते हैं, वह संधि के कवि कहते हैं, यानी आदिकाल और भक्ति काल की समय सीमा पर। विद्यापति मूल रूप से शैव भक्त कवि है। देखो विद्यापति मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे, इसलिए कैसे कहोगे? शैव भक्त कवि हो गया। लेकिन जो पदावली है उस पदावली के अंदर राधा और कृष्ण की जो प्रेम की व्याख्या की है, इसलिए ये लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में रमे है। मूल रूप से शैव भक्त कवि थे, लेकिन किसमें? राधा और कृष्ण के प्रेम में रम गए। कौन? विद्यापति। पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम दृष्टिगोचर होता है। जो पदावली जो रचना लिखी इन्होंने, इस रचना के अंदर इन्होंने क्या? राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो इसके अंदर दिखाई देता है। दृष्टिगोचर माने दिखाई देता है, दृष्टि माने दिखना, आंखों से दिखना, तो इसमें राधा कृष्ण का प्रेम दिखाई देता है। किसमें? पदावली में। विद्यापति जयदेव अब चंडीदास की परंपरा में आते हैं। देखो किसकी परंपरा में? जयदेव। और कौन? चंडीदास। विद्यापति को अभिनव जयदेव उपाधि मिली गई थी, किसकी तरफ से?
शिव सिंह की तरफ से। तो विद्यापति, जयदेव और चंडीदास की परंपरा में आते हैं। इन तीनों की राधा परकीय रूप है। क्यों आते हैं? देखो, विद्यापति पूछा जा सकता है कि विद्यापति किसकी परंपरा में आते हैं? जयदेव और चंडीदास की परंपरा में आते हैं। इनकी परंपरा में क्या कारण है, क्यों आते हैं? इसका कारण यह है कि जयदेव ने और चंडीदास ने भी राधा को किस रूप स्वीकार किया? परकीय रूप स्वीकार किया। और परकीय और दो रूप होते हैं राधा की। राधा कितने रूप है? दो रूप है। एक तो होता है परकीय रूप, एक होता है सवैक्य रूप, सवकीय रूप। परकीय रूप क्या होता है? परकीय माने होता है जब तक उसकी कोई लड़की की शादी नहीं होती और किसी आदमी के साथ उसको जोड़ते हैं, यानी प्रेमिका के रूप में। परकीय माने प्रेमिका, पैसु परकीय और पैसु प्रेमिका, यानी राधा का स्वरूप यह क्या? प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है। तो विद्यापति ने भी इसको प्रेमिका के रूप में दिखाया और जयदेव ने भी प्रेमिका के रूप में और चंडीदास ने प्रेमिका के रूप में। इसलिए ये विद्यापति, जयदेव, चंडीदास की परंपरा में आ गया। इन्होंने क्या किया? राधा को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया। और सब क्या, जहाँ पर राधा का स्वरूप कृष्ण भगवान की पत्नी के रूप में दिखाया जाता है, तो वहाँ हो गया स्वकीय रूप। लेकिन किस रूप में आता है? विद्यापति परकीय रूप में आते हैं। हो गया। विद्यापति की राधा वह संधि यानी 16 वर्ष। जो विद्यापति की जो राधा है वो आयु कितनी है? 16 वर्ष की। और किस 16 वर्ष की जो युवावस्था उसे कहते हैं वह संधि। और वह संधि होते थे, इसे क्या कहते हैं? वह संधि के कवि भी कहा गया। किसको? विद्यापति को। इसलिए कहा गया वह संधि का कवि। तो 16 वर्ष की राधा, कितने वर्ष की राधा थी इसकी? 16 वर्ष की राधा थी, इसलिए इनका वह संधि। विद्यापति का प्रिय कवि कौन है? जयदेव। विद्यापति का प्रिय कवि कौन है? जयदेव। इसलिए तो इनको जयदेव और चंडीदास परंपरा में आता है। विद्यापति का प्रिय कवि कौन है? जयदेव। इसलिए विद्यापति, जयदेव और चंडीदास की परंपरा में आते हैं। विद्यापति का प्रिय कवि जयदेव है। विद्यापति का आदर्श ग्रंथ। अब आदर्श ग्रंथ कौन सा होगा? अब भाई अपना जो प्रिय कवि होगा उसी का जो लिखा हुआ ग्रंथ होगा वही आदर्श ग्रंथ होगा। अब जयदेव लिखा था गीत गोविंद। क्या नाम लिखा था? जयदेव का ग्रंथ था, उसका नाम था गीत गोविंद। ये गीत गोविंद विद्यापति का आदर्श ग्रंथ, इसको नाम कैसे उपजीव्य ग्रंथ भी कह सकते हैं। विद्यापति पदावली रचना से विख्यात हो गई। किस रचना से? विद्यापति पदावली रचना से क्या होंगे? विख्यात हो गई और विवादास्पद भी होगी। ये पदावली इसकी रचना थी, इसी दुनिया में फेमस भी हो गई, लेकिन इसके बाद में विवादास्पद भी हो गई। विवादास्पद विवाद भी इसमें हो गया। पदावली जब लिखी इन्होंने तो पदावली रचना के बाद में पूरे भारत में इसको सब लोग जानने लगी, लेकिन इसके बाद में विवाद हो गया। और विवाद क्या हो गया? विवाद इस बात को हो गया, कोई लोग तो इसको क्या मानते थे? इसको श्रृंगारी मानते थे, कुछ लोग इसको भक्त कवि मानते थे। इस बात का कि ये श्रृंगारी कवि है या भक्त कवि, इस बात को लेकर के विद्यापति के ऊपर बहस हो गई। अब कई लोगों ने इनको बताया श्रृंगारी कवि। अब श्रृंगारी कवि में जो सबसे हिंदी का जो सबसे मोस्ट है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसे श्रृंगारी माना। अब रामचंद्र शुक्ल के साथ में दोनों राम आ जाएंगे, राम कुमार वर्मा आ जाएगा और राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, तीनों राम आ गए। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी तीनों तो राम आ गया। इनके बाद में कहा था हरप्रसाद शास्त्री और डॉक्टर बच्चन सिंह। और डॉक्टर बच्चन सिंह कथन बहुत मोस्ट है, आगे आ गया कि इन्होंने कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था कि यदि विद्यापति को यदि श्रृंगारी कवि भक्त कवि माना जाए तो क्या नाम है वो खजुराहो के जो मंदिर है उनको भी खजुराहो को मंदिर माना जाना चाहिए। इसकी तुलना कर दी खजुराहो के मंदिर से। किसने? बच्चन सिंह ने। हरप्रसाद शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ये तो क्या मानते थे? विद्यापति को भाई श्रृंगारी कवि, भक्त कवि नहीं मानते थे। अब भक्त कवि माना जो हमारे हिंदी के दूसरे सबसे मोस्ट है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने श्रृंगारी मान लिया। और दूसरे आ गए आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत होते कि जो इनकी पदावली का जब पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, तीनों ने इसे भक्त कवि माना। और एक रहस्यवादी माना। रहस्यवाद किसने माना? गृहर्षण ने। गृहर्षण ने क्या माना? इसको रहस्यवादी माना। किसको? विद्यापति को। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि सिद्ध करते हुए लिखा कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। देखो ये इसका टोंट कसा है इन्होंने इन लोगों पर। किस पर? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चैतन्य महाप्रभु पर। क्या कहा इन्होंने कि आजकल आध्यात्मिकता के जो भक्ति भावना के जो चश्मे हैं, जिस नजरिए से भक्ति भावना दिख जा सकते उस चश्मे क्या हो गए? सस्ते हो गए। ये कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में, जिन्होंने भक्त कवि मान रहे थे उसको। विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले, अब श्रृंगारी मानने वाले कौन कौन थे? वापिस देखो, रामचंद्र शुक्ल हो गया, तीनों राम हो गए, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह और हरप्रसाद शास्त्री।
विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले विद्वानों का कथन है पदावली के बारे में। देख क्या क्या लिखा, देख क्या क्या कहा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या कहा था कि विद्यापति की पदावली का संपादन किया। विद्यापति बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली का संपादन किया। किसने? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक कहा। हरप्रसाद, ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने कहा था? तो हरप्रसाद शास्त्री। कौन? अब पंचदेव, जो 5 देव की कौन 5 देव जो चारों तरफ हर जगह प्रसाद, हर शास्त्री, हर प्रसाद, हर बात को जानता हो, वही पंचदेव उपासक कह सकते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति क्या कहा? पंचदेव उपासक का। देखो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन बहुत मोस्ट है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए कहा कि विद्यापति को भक्त कवि कहना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। खजुराहो का जो मंदिर है, उन मंदिरों को आध्यात्मिक कहना और भक्त कवि कहना, तभी जाके यदि उन खजुराहो के जो मंदिर को आध्यात्मिक मंदिर कहेंगे तो हम विद्यापति को भक्त कवि कह सकते हैं। ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला जाति कवि कहा। ये भी बहुत कथन, 2 इसके कथन बच्चन सिंह कथन बहुत मोस्ट है। तीनों कथन, एक तो श्रृंगारी कवि भक्त कवि कहना और खजुराहो के मंदिर से तुलना करना। एक इन्होंने जाति कवि का, विद्यापति को क्या कहा? जाति कवि का। और विद्यापति को अपरूप का कवि, यानी बहुत सुंदर आदमी थे विद्यापति, इसलिए इसे अपरूप का कवि या अपूर्व सौंदर्य का कवि कहा। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कह दिया। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पदावली का यह पद विद्यापति के संपूर्ण जीवन दर्शन को व्यक्त कर देता है। क्या कह रहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पदावली का यह पद विद्यापति के संपूर्ण जीवन दर्शन को व्यक्त कर देता है। सकी हे की पूंछ सी अनुभव मोई, सकी हे की पूंछ सी अनुभव मोई, ये पंक्ति और इस पंक्ति के आधार पर इसका पूरा क्या है? सकी सकी हे की पूंछ से अनुभव मोई, हे सकी मेरे अनुभव पूंछ। ये जो पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति है विद्यापति की। कहाँ से लिखी गई? पदावली से। लेकिन इस पंक्ति के आधार पर इसका सारा जीवन बता रहा कौन? बच्चन सिंह। ये पद विद्यापति की पदावली से, इसकी भाषा कैसे? मैथिली भाषा है। और विद्यापति की पदावली की भाषा कैसे? मैथिली भाषा है। और इस मैथिली भाषा, इसलिए इसे मैथिली कोकिल कहते हैं इस पदावली के आधार पर। चैतन्य महाप्रभु, अब चैतन्य महाप्रभु कौन था? जो विद्यापति क्या मानता था? भक्त कवि मानता था। चैतन्य महाप्रभु आचार्य प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने भक्त कवि मानते। तो चैतन्य महाप्रभु कौन था? जो विद्यापति को भक्त कवि मानते थे और विद्यापति के पदों को गाते समय क्या हो जाते थे? बेहोश हो जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन पद्धति के जन्मदाता थे। जो आज हम कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। और चैतन्य महाप्रभु क्या थे? कीर्तन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। ग्रियर्सन कौन था? ग्रियर्सन इसे क्या माना? रहस्यवादी माना। किनको? विद्यापति को। ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या माना? रहस्यवादी मानते हुए राधा का जीवात्मा और कृष्ण को परमात्मा माना। भाई विद्यापति को रहस्यवादी किसने माना था? ग्रियर्सन ने माना था। और ग्रियर्सन ने जो रहस्यवादी माना तो राधा क्या माना ने? जीवात्मा। और परमात्मा किसे माना? कृष्ण को माना इन्होंने। विद्यापति की रचना देखो, पदावली जो बहुत मोस्ट है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 3 रचना बहुत मोस्ट है। पदावली है जो अपने पता था मैथिली, इसके आधार से मैथिली का कोकिल कहते हैं। किसके आधार पर? पदावली। ये हो गई मैथिली भाषा में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब ये देखो कीर्तिलता का और कीर्ति पताका, अब इसमें 2 रचना। एक तो कीर्तिलता कीर्त सिंह का वर्णन है इसमें तो, और कीरत सिंह की वीरता का वर्णन किया गया। कीर्तिलता में कीरत सिंह की और पताका में किसकी? शिव सिंह की वर्णन है। और जो ये शिव सिंह ने इसे अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी इस कीर्ति पताका के आधार पर। किसने? शिव सिंह ने इसको क्या दी? अभिनव जयदेव की उपाधि दी। इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया। कीर्तिलता में किसका? कीरत सिंह का। पताका में शिव सिंह का। अभी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों की भाषा कैसी? अवट भाषा। पदावली की भाषा तो मैथिली है, और कीर्तिलता और जो कीर्ति पताका है, इन दोनों की भाषा कैसी? अवट भाषा। अवट भाषा क्या होती है? अपभ्रंश मिश्रित देश की भाषा होती है। अपभ्रंश में मिश्रित देश भाषा होती है, उसे अवट भाषा होती है। विद्यापति ने संस्कृत में भी कई रचनाएं लिखी हैं, मोस्ट है। जैसे शैव सर्वस्व वार, शैव सर्वस्व सार, किसकी रचना? विद्यापति की। क्योंकि मूल किसे था? शैव धर्म से था, तो शैव सर्वस्व वार किसको जाएगी? विद्यापति की। पुरुष परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की, ये बहुत मोस्ट रचना है। पुरुष परीक्षा किस रचना? विद्यापति। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। वर्ण कृत्य
प्रमाणभूत प्रमाण संग्रह। देखो प्रमाणभूत कौन ले सकता है प्रमाण? जिसको ज्ञान होगा, विद्या का होगा, विद्या का पति वही है, तो प्रमाणभूत और प्रमाण का संग्रह वही कर सकता है, तो विद्यापति। विभाग का सार हो गया, विभाग सार। विद्यापति क्या है? दो, एक हो गए गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली, ये भी विद्यापति की संस्कृत भाषा में ये सब। भू परिक्रमा, भू की परिक्रमा विद्यापति ले रहा। दुर्गा भक्ति तरंगिणी इसकी। गोरक्ष विजय नाटक विद्यापति का, और लिखनावली विद्यापति की। जो पुरुष परीक्षा है ये विद्यापति की रचना, संस्कृत भाषा में, लेकिन ये ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित है। किस संबंधित है? पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में है, किससे संबंधित है? ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित रचना है। इस रचना के अंदर नीति शास्त्र, काम शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का समन्वय मिलता है। तीनों रचना में, तीनों मतलब काम शास्त्र का भी, नीति की बात भी, काम नीति और ज्योति तीनों बात की गई है। मूल से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, किसका? विद्यापति का है। गोरक्ष विजय नाटक संस्कृत में लिखा हुआ है, और इस संस्कृत में लिखा हुआ और मैथिली का मेल, संस्कृत और मैथिली का मिलता जुलता रूप है, लेकिन मूल संस्कृत में गोरक्ष विजय नाटक। और गोरक्ष विजय नाटक था, उस नाटक को जो मिस्र बंधु था, और मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद रचना की थी ग्रंथ की, हिंदी में इतिहास ग्रंथ मिस्र विनोद। इन मिस्र बंधुओं ने गोरक्ष विजय नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना। ये प्रश्न बता सकता है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना? तो विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक को माना है। और विद्यापति को पहला जब नाटक इसका गोरक्ष विजय नाटक, तो इसका रचनाकार कौन है? विद्यापति। और विद्यापति को पहला नाटककार माना मिस्र बंधुओं ने माना। किसने माना? मिस्र बंधुओं ने। कीर्तिलता, एक कीर्तिपता, कीर्तिलता किस? कीर्त सिंह के वर्णन किया गया। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्त सिंह की वीरता का वर्णन है। तो वो कीर्तिलता की कुछ पंक्तियाँ देखो। सक्के वाणी भवन भावे पापो रस को मम न पावर, न मम न पावर। ये पंक्ति किस कीर्तिलता लिखी कि बालचंद बिजवाई ने भाषा दुई नहीं लगई दुजन हासा। ये भी कीर्तिलता से पंक्ति लिखे। पुरुष कहानी हो कथो जसु पथावे, ढेसिल बयान सब जन मीठा तय तैसिन जंपो अवट्टा। ये कीर्तिलता की पंक्तियाँ है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, देखो दुर्गा भक्ति तरंगिणी ऐसी रचना जो शुरू तो करते इसके पिताजी थे, उन्होंने शुरू की थी, किसके? विद्यापति ने। पूरा करता है विद्यापति। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विद्यापति के पिता का नाम है गणपति ठाकुर। क्या नाम था? गणपति ठाकुर। किनके पिता का नाम था? गणपति ठाकुर। विद्यापति के पिता का नाम, देखो पति दोनों में, वो भी विद्यापति, ये गणपति था। तो गणपति ठाकुर ने अपने पूर्व मिथिला नरेश गणेश्वर था, अपने पूर्व मिथिला नरेश गणेश्वर मृत संरक्षण की स्मृति में रचना लिखी थी। किसकी? गणेश्वर की स्मृति में लिखी थी। किसने? गणपति ने। और इस रचना लिखी थी, लेकिन इसको पूरा किया था किसने? विद्यापति ने, दुर्गा भक्ति तरंगिणी को। कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति ने इन दोनों रचनाओं में दरबारी कवि के रूप में नजर आते हैं। किसमें? कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्तिपता का में शिव सिंह का। इन दोनों को दरबारी कवि थे, और इनमें दोनों रचनाएं दरबारी प्रस्तुति, यानी दरबार उन राजाओं का इसमें वर्णन किया, राजाओं को वर्णन किया। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का, कीर्तिपता का में शिव सिंह का। और दोनों किस भाषा? अवट भाषा में है। ये दोनों वीर रस की रचनाएं। कौन सी रचना? कीर्तिलता और कीर्तिपता किस रस में? वीर रस में। दोनों राजाओं की इसमें वीरता की बढ़ाई की गई है, इसलिए वीर रस की रचना हो गई है। कीर्तिलता की प्रति को सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राज के पुस्तकालय से प्राप्त की। जो कीर्तिलता जो कीर्ति सिंह की थी, ये कीर्ति संबंधित इस रचना को सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने कहाँ से लाए? नेपाल के राज के पुस्तकालय से प्राप्त की। कहाँ से? नेपाल के राज के पुस्तकालय से प्राप्त की। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। और हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक कहा था। किसको? विद्यापति कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता के बारे में ये कहा था कि जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो रचना सुख सुख के संवाद में हुई है, उसी प्रकार कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी भौना भौरी। देखो सुख सुख तोता मैंने एक संवाद में तो होती, पृथ्वीराज रासो रचना मानते किस? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो कीर्तिलता की है वो कीर्तिलता की रचना हुई है, वो किस संवाद में हुई है? भृंग भृंग यानी भौरा और भौरी, भौरा भौरी के रूप में इसकी रचना हुई है। किसकी? कीर्तिलता। ये कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है मोस्ट कथन कि कीर्तिलता को भृंग भृंग संवाद किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। कीर्तिलता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसकी भाषा कैसी रचना? भाषा अवट भाषा है। अवट भाषा अपभ्रंश में देसी भाषा शब्द उस अवट भाषा हो गई। बीच बीच में मैथिली का भी प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि से इसका महत्व भी है, यानी अवट भाषा है कीर्तिपता दोनों की। रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को टकसाली भाषा माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता भाषा क्या माना? टकसाली भाषा माना। कौन सी भाषा माना? टकसाली भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को? ये कीर्तिलता की भाषा को माना और साहित्यिक अपभ्रंश भाषा का है।
कीर्तिलता में विद्यापति स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि कहता है। अब आपने पता कि कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के वर्णन है और कीर्ति पताका में किसका, शिव सिंह का। तो कीर्ति सिंह में स्वयं विद्यापति ने स्वयं कीर्ति सिंह के लेखन कवि कहता है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा। क्या कि क्या कहानी है, किसकी कहानी है, कीर्ति सिंह की कहानी है। तो कीर्तिलता में कीर्तिलता को विद्यापति ने स्वयं ने क्या कहा, कहानी कहा। क्या कहा, कहानी कहा, कहानी कहा। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देशील भाषा या अवट भाषा, अवट कहते तो ये देशील भैया ना, या अवट भाषा कहा विद्यापति ने स्वयं को, जब टकसाल भाषा रामचंद्र शुक्ल कहता है। अवट शब्द का उल्लेख कीर्तिलता में हुआ है। अवट शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता, कीर्तिलता में मिलता है। विद्यापति हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रभा, इसमें श्रृंगारी बात भी, भक्ति की भावना जब पदावली में आ गई और वीर रस की भावना जैसे कीर्तिलता कीर्ति पताका में आ गई। तो यानी श्रृंगारी और भक्ति और वीर रस विद्यापति आदिकाल में माना जाते हैं। श्रृंगारी, भक्ति और वीर रस तीनों का रचनाकार रीतिकाल में पद्माकर को माना जाता है और रीतिकाल में बिहारी को भी माना जाता है। श्रृंगार, भक्ति और नीति का, ठीक है। वापिस देखो, श्रृंगार, भक्ति और वीर, यदि आदिकाल में पूछा गया विद्यापति की पदावली के अंदर देखो क्या बात, भक्ति की बात है और श्रृंगार की बात है, और कीर्तिलता कीर्ति पताका में वीर रस की बात है। तो तीनों की रचना किसने, विद्यापति ने की है। तो श्रृंगार, भक्ति और वीर विद्यापति के पास मिलता है, ये तो आदिकाल में। यदि रीतिकाल में पूछा गया किसके पास श्रृंगार, भक्ति और रीति मिलते हैं, तो वह पद्माकर है। श्रृंगार, भक्ति और वीर रस मिलता रीतिकाल में पद्माकर के पास में, और बिहारी के पास में वीर नहीं मिलते, बिहारी के पास नीति मिलती है। श्रृंगार, भक्ति और नीति रीतिकाल में बिहारी के पास मिलती है। पदावली, कृष्ण भक्ति परक एक गीति काव्य है। पदावली क्या है, कृष्ण भक्ति परक एक गीति काव्य पदावली है। कृष्ण भक्ति गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक विद्यापति या गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक विद्यापति है। कृष्ण भक्ति गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक विद्यापति या गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक है विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति क्या कह रहा है, विद्यापति आदिकाल में समन्वयात्मक चेतना के कवि, बड़े कवि, किस चेतना के, समन्वयात्मक चेतना के बड़े कवि माने जाते विद्यापति, किसमें, आदिकाल में। इनके यहाँ पर भाषाओं का, विविध रसों का, युगों का, वैशंधि का, शैव एवं वैष्णव भक्ति का आदि क्षेत्र में समन्वय मिलता है। किसका, देखो किसका, भाषाओं का, विविध रूप, रसों का, युगों का, वैशंधि का, शैव वैष्णव भक्ति का आदि क्षेत्र में मिलता है। गोरक्ष विजय नाटक किसका, विद्यापति का। गोरक्ष विजय नाटक जिनका मिस्र बंधु ने हिंदी का पहला नाटक माना। विद्यापति की इस रचना में संस्कृत और मैथिली भाषा का मिलता जुलता रूप मिलता है, और मिस्र बंधु ने हिंदी का पहला नाटक गोरक्ष विजय नाटक को माना है। और मिस्र बंधु के अनुसार हिंदी के पहले नाटककार कौन है, विद्यापति है। कीर्तिलता में कीरत सिंह का वर्णन किया गया। कीर्तिलता में जौनपुर शहर का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यापति की किस रचना के अंदर जौनपुर शहर का अच्छा वर्णन मिलता है, तो वह कीर्तिलता है। कौन सी रचना, कीर्तिलता। कीर्तिलता में जौनपुर शहर का अच्छा वर्णन मिलता है। विद्यापति की पदावली में 2 पद ऐसे मिलते हैं जिसमें दिखाया गया है कि कृष्ण बहुत दुखी और उद्धव को ब्रज जाने के लिए कहते हैं। विद्यापति की पदावली में 2 पद ऐसे मिलते हैं जिस पद के अंदर दिखाया गया कृष्ण बहुत दुखी है और उद्धव को ब्रज जाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भ्रमर गीत परंपरा की तरफ पहला संकेत विद्यापति ने कर दिया था। इस प्रकार भ्रमर गीत परंपरा की तरफ पहला संकेत किसने किया था, भ्रमर गीत परंपरा की तरफ पहला संकेत विद्यापति ने कर दिया था। कहाँ पे, विद्यापति ने पदावली में कर दिया था, जहाँ पर विद्यापति भगवान कृष्ण को दुखी बता रहे हैं और उसको उद्धव को ब्रज जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि भ्रमरगीत परंपरा की व्यवस्थित शुरुआत सूरदास ने की थी। वास्तविक शुरुआत तो सूरदास से मानी जाती है, लेकिन संकेत यदि किसने किया था, वो सबसे पहले विद्यापति ने कर दिया था। निराला ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा। किसने, जब पदावली रचना, इस पदावली को निराला ने, जो आधुनिक काल में निराला थे, उन निराला ने इस पदावली क्या कहा, नागिन की मादक लहर का। नागिन की मादक लहर का कि माधव सुन सुन वचन हमारा, ये पंक्ति किसी विद्यापति की है। और पदावली की माधव सुन सुन वचन हमारा, ये पंक्ति कहाँ से लगी है, पदावली से लगी है। किसकी पंक्ति है, विद्यापति की है। माधव सुन सुन वचन हमारा, ये पंक्ति विद्यापति की पंक्तियाँ है। निराला ने विद्यापति की पदावली को क्या कहा, नागिन की मादक लहर का। थैंक यू दोस्तों, ये विद्यापति के बारे में यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब